नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण का दूसरा भाग, जिसमें आक्रमण किया था सिकंदर ने। सिकंदर जो है ये एक यूनानी था और भारत पर इसका आक्रमण बहुत ही भयावह हुआ। एक बहुत बड़े क्षेत्र को इसके द्वारा बहुत ही आसानी से जीत लिया गया। किस प्रकार से जीता या फिर क्यों भारत जीतने के लिए चला था, इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं जिनको जानेंगे हम आज के वीडियो लेक्चर में। तो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है यूनान यानी कि आधुनिक जो ग्रीस है ये था, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है ये है ईरान। यहाँ पर हखामनी साम्राज्य राज्य करता था और लगभग 331 ईसा पूर्व में दारा तृतीय थर्ड को सिकंदर ने यहाँ से निकलकर बहुत ही आसानी से यहाँ पर आक्रमण कर हरा दिया। उसके बाद वो यहाँ से निकलकर भारत पर राज करने के लिए प्रस्तुत हुआ। ये जो युद्ध हुए, इन युद्धों ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो व्यवस्थाएं थीं, उन व्यवस्थाओं को बदल कर रख दिया आने वाले समय के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसमें सिकंदर विश्व विजयी बनने की अभिलाषा से प्रस्तुत हुआ था। तो ये जो अभिलाषा थी, ये उसके मन में बचपन से ही विद्यमान थी। होता यह है कि जब हकामनी आक्रमण होता है तो उसके बाद पश्चिमोत्तर भारत पर एक यूरोपीय आक्रमण हुआ, ठीक है। यहाँ जो यूरोपीय आक्रमण है ये महान विजेता सिकंदर के नेतृत्व में हुआ और इसे मैसीडोन आक्रमण भी कहा जाता है, ठीक है। ये बात भी आप याद रखिएगा। जो पहले की अपेक्षा बहुत अधिक भयावह था, बहुत बड़े लेवल पर लोगों को मार काट किया गया था। सिकंदर जो है वो मैसीडोन के शत्रप, ठीक है, मैसीडोन के शत्रप फिलिप फिलिप द्वितीय का पुत्र था, ठीक है, जो कि 359 से लेकर 336 ईसा पूर्व तक शासक रहा था, ठीक है। 356 ईसा पूर्व से लेकर 336 ईसा पूर्व बीच में शासक रहा था। और उसके पिता की मृत्यु के पश्चात 20 वर्ष की आयु में सिकंदर जो है वो शासक बनता है। केवल 20 वर्ष की आयु होती है उस समय सिकंदर की, और सिकंदर विश्व विजेता बनने की प्रेरणा अपने पिता से प्राप्त कर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। सिकंदर में अदम्य साहस था, उत्साह था, ऐसी सभी शक्तियां जिन्हें हम वीरता कहते हैं वो विद्यमान थी, जिसके बल पर वह विश्व विजेता बनना चाहता था। उसने सबसे पहले मैसीडोन में अपनी स्थिति को मजबूत किया। जब मैसीडोन में स्थिति मजबूत हो गई तो पूरे यूनान को बहुत ही आसानी से उसने जीतकर अपने आप को और भी मजबूत बनाया। और जब वह इतना मजबूत बन गया तो मजबूत बनने के बाद उसके द्वारा बहुत सारे बाहरी क्षेत्रों को जीता गया, जिसमें एशिया माइनर, सीरियाई क्षेत्र, मिस्र, बेबीलोन, बैक्ट्रिया, सोग्डियाना आदि को लगातार युद्धों के माध्यम से जीत लिया गया। और उसके बाद आखिरी 331 ईसा पूर्व में दारा तृतीय को भी हरा दिया गया। और इस हार के साथ ही एक बहुत बड़ा पारसिक राज्य जो है वो सिकंदर के कदमों में लोट लगाने लगा। ये बहुत ही विशाल युद्ध था और एक प्रकार से ये जो युद्ध हुए, इन युद्धों ने यूनान की महत्ता को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया। तो इस महत्ता का फायदा उठाकर, इस बनाई हुई शक्ति का फायदा उठाकर सिकंदर आगे की तरफ बढ़ने का निश्चय करता है। तो पश्चिमोत्तर भारत की तरफ जब वो आक्रमण करने की सोचता है, मतलब कि अब वो कहां पहुंच गया, ईरान पहुंच गया।
अब वो कहाँ जाना चाहता है, तो भारत पर आक्रमण करना चाहता है। ठीक है, पर यह आक्रमण क्यों और कैसे सफल हो गया, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये आता है कि क्यों और कैसे सफल हो गया, ये बहुत बड़ा प्रश्न आता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो यहीं से मिलता है कि भारत के पश्चिमोत्तर भाग में इस समय राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त थी। सभी राजे महाराजे आपस में लड़ा करते थे, एक दूसरे को क्षेत्र को हथियाने की कोशिश किया करते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे और लगातार एक दूसरे के खिलाफ युद्ध किया करते थे। तो ये जो कारण है, इस मुख्य कारण ने बड़ी ही आसानी से पश्चिमी भारत को जीतने में एक तरह से मदद ही की सिकंदर की। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि सिकंदर ने जीत लिया, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसने मदद की। कहते हैं ना कि भाई बंधी मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की। वही बात यहाँ पर सिद्ध होती है कि जो छोटे छोटे रजवाड़े थे, इन छोटे छोटे टूटी हुई शक्तियों को हराना बहुत आसान था। लेकिन जब अगर ये एक यूनिट बन जाते कि भाई बाहरी आक्रमण हो रहा है, हमें एक यूनिट की तरह लड़ना चाहिए, तो शायद सिकंदर को बहुत अधिक मात्रा में समस्याओं का सामना करना होता। लेकिन कहते हैं कि किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है, यहाँ भी वही हुआ। और 326 ईसा पूर्व के बसंत माह में वह भारतीय क्षेत्र की विजय के लिए प्रस्तुत होता है। वो भारत जीतने के लिए चल पड़ता है कि मुझे अब भारत को जीतना है। इस समय जो पश्चिमोत्तर भारत है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे राज्यों में विभक्त है, लेकिन इसमें दो भाग थे, एक था राजतंत्र और दूसरा था गणतंत्र। ठीक है, राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र क्या होता है तो हम पहले वीडियो में जान चुके हैं कि जहां राजा का शासन हो। गणतंत्र मतलब जहां गणों का शासन हो, जिनको जनता ने चुना गया हो, इस तरह की चीज वहां पर हो, तो उसको हम बोलेंगे गणतंत्र। ठीक है, राजतंत्र और गणतंत्र थे, ये दोनों आपस में कट्टर थे, क्योंकि राजतंत्र चाहते थे कि हम गणतंत्रों को हराकर उन पर कब्जा कर लें। तो वही गणतंत्र जो है वो भी राजतंत्र को उतना अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि यहाँ पर एक राजा का शासन होता था, न कि लोगों का। आपस में ये घृणा करते थे और एक दूसरे को जीतने की पूरी पूरी इच्छा रखते थे। ठीक है, यहाँ पर जो डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी हैं, ठीक है, हेमचंद्र राय चौधरी हैं, वो कहते हैं कि पूरा जो पश्चिमोत्तर भाग है उसमें लगभग 28 स्वतंत्र शासक राज करते थे, या स्वतंत्र शक्तियां थी। ठीक है, स्वतंत्र शक्तियां थी, जिनमें मुख्यतः एस्पेशियन, गुरेन्स, ऑस्केनोस, नीसा, तक्षशिला, अभिसार, पुरु का राज्य है ना, पुरु में छोटा पुरु बड़ा पुरु दोनों है, दोनों ही थे। फिर इसके बाद अद्रेस्ताई, सोफेस्टाइस, ठीक है, और कुछ और जैसे कि पटलेन, फे फेगेला। ठीक है, इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट राज्य यहाँ पर विद्यमान थे। टोटल 28 शक्तियां थी जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ा करती थी। ठीक है, इन सभी शक्तियों ने बहुत ही आसानी से मौका दे दिया सिकंदर को आक्रमण करने का। ये जितनी भी स्थितियां थी, ये सब निराशा वाली स्थिति ही कही जाएगी, क्योंकि निराशावादी माहौल ने सिकंदर का काम और क्या कर दिया, आसान कर दिया, बहुत आसानी से वो जीत गया। यहाँ पर ऐसा भी हमको देखने को मिलता है जैसे कि तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला का राजा है आम्बी। ठीक है, आम्बी जो है वो तक्षशिला का राजा है। ठीक है, तक्षशिला के राजा की एक शासक है पोरस। पोरस मतलब कैकय नरेश। ठीक है, कैकय नरेश, कैकय नरेश है पोरस। इन दोनों की आपस में क्या थी, शत्रुता थी। ये दोनों एक दूसरे को हराना चाहते थे। इसके लिए चाहे कोई भी तरीका अपनाया जाए, वो कोई भी बुरा नहीं माना जाता था। दोनों ही जो तरीके हैं वो बहुत सही होते थे। तो ये आपस में एक दूसरे को खिलाफ लड़ना झगड़ना और अपनी शक्ति को और मजबूत बनाना चाहते थे, और इसी वजह से बहुत सारी मात्रा में जो युद्ध हैं वो हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन जो आम्बी की शत्रुता है ये बहुत ही भयंकर शत्रुता मानी जाती है, क्योंकि इसकी वजह से भारत पर सिकंदर बहुत आसानी से चढ़ाई कर गया। कैसे, तो जानेंगे अभी आगे। चलिए अब देखते हैं कि सिकंदर का सिंधु प्रदेश को प्रस्थान कैसे हुआ। ठीक है, उसने अपनी विजय की जो शुरुआत है वो की थी बल्ख से। ठीक है,
बल्ख जो है इसे बैक्टीरिया प्रांत का एक उपनिवेश भी कहा जाता है और इसे स्थापित करने का श्रेय भी सिकंदर को ही जाता है, क्योंकि सिकंदर ने इसे जीतकर अपना उपनिवेश बना लिया था। तो बल्ख यानी बैक्टीरिया को जीतकर वह भारत की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है, बल्ख से आगे बढ़ने का जो काम है वो करता है इस तरह से, जैसे कि वो गया बल्ख, बल्ख से आएगा वो कहां पर, काबुल में। ठीक है, काबुल से वो पहुंचेगा हिंदू कुश। ठीक है, कहां पर पहुंचेगा, हिंदू कुश पर्वत पर पहुंचेगा और हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए वह भारतीय स्थित जो क्षेत्र है वहां पर आएगा। ठीक है, तो ये इसका यात्रा का मार्ग है, बल्ख, बल्ख से काबुल, काबुल से हिंदू कुश और हिंदू कुश से भारतीय प्रदेश मतलब सप्त सिंधु प्रदेश, यहाँ पर वो आ जाएगा। ठीक है, इसने जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिया भी हुआ है, बल्ख, काबुल और हिंदू कुश, यहाँ से ये होता हुआ आया था। ठीक है, इस मार्ग में चलने के दौरान सबसे पहले वो अलेक्जेंड्रिया पहुंचा, वहां के शासक को उसने कुशासन का आरोप लगाया और उसे पद से मुक्त कर दिया। ठीक है, उसको उसके पद से हटा दिया और उसके स्थान पर उसके द्वारा एक नए क्षत्रप की स्थापना कर दी। अब देखो क्षत्रप क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी हम जान लेते हैं। जैसे होता क्या है कि एक होता है मैन, ठीक है, मैन राजा होता है, ठीक है, जो एक बहुत बड़े इलाके पर राज करता है। ठीक है, अब इतने बड़े राज पर ये अकेला मैन जो राजा है ये राज नहीं कर सकता है, तो हम क्या करते हैं कि इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब इनको हम स्वतंत्रता दे देते हैं, इनको हम क्या देते हैं, स्वतंत्रता दे देते हैं। और ये जो स्वतंत्रता है ये पूरी स्वतंत्रता नहीं होती, ये होते इसके अंडर में ही है, सारे के सारे इसके अंडर में होते हैं। और बदले में ये उस मेन राजा को जब जरूरत पड़ती है तब अपना थोड़ा धन, बल, सामर्थ आदि प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, उसे ये उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, और जब कभी इस राजा को किसी और चीज की भी आवश्यकता होती थी तो वो इन छोटे छोटे राज्यों से हासिल कर सकता था। ठीक है, तो इसको जो है यूनान में क्षत्रप सिस्टम कहा जाता था। हमारे यहाँ भी सिस्टम लागू हुआ जिसको हम सामंत कहते थे। ठीक है, सामंती व्यवस्था कहा जाता था। तो ये हमने वहीं से सीखा था कि एक बहुत बड़ा राज्य हो और उस राज्य को छोटे से भागों में या छोटे छोटे भागों में तोड़कर बांट दिया जाए। तो ये चीज भी हमको यहीं से सीखने को मिलती है। तो अलेक्जेंड्रिया के शासक को हटा दिया कुशासन के आरोप में और वहां पर अपने नए क्षत्रप को अपॉइंट किया, मतलब एक तरह का गवर्नर उसे यहाँ पर नियुक्त कर दिया। यहाँ से सिकंदर जो है वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर वो पहुंचता है निकेय। ठीक है, कहाँ पहुंचता है वो पहुंचता है निकेय। ठीक है, यहाँ से निकलकर वो निकेय पहुंचता है। ठीक है, निकेय में उसका स्वागत करने के लिए तक्षशिला का एक शासक बैठा होता है जिसका नाम होता है आम्भी। ठीक है, ये आम्भी देशद्रोही कहा गया इस आम्भी को। ठीक है, पहली बार इतिहास में ये देखने को मिलता है कि कोई राजा अपने राज्य को दूसरे राजा को भेंट करने के लिए आ गया हो या जाकर के उसके कदमों में लेट रहा हो कि भैया आप ही सर्वे सर्वा हो, आप ही सर्वशक्तिमान हो, मैं कुछ नहीं हूं, आप हमारे राज्य पर आओ, आक्रमण करो, हम आपका स्वागत करेंगे और बदले में आप हमारे दुश्मन से निपट लो, उसे भी जीत लो और उसका राज्य हमें दे दो या आप अपने पास रख लो, लेकिन दुश्मन को निस्तेनाबूद कर दो। तो पहली बार इतिहास में देश के विरुद्ध विश्वासघात करने का जो हमें एक दृष्टांत हुआ है वो यहीं पर हुआ है। इसके साथ साथ एक और शासक हुआ हिंदू कुश पर्वत पर रहने वाला शासक जिसका नाम था शशिगुप्त। ठीक है, शशिगुप्त नामक शासक हुआ जिसने भी सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया और बहुत ही आसानी से इसने भी कह दिया कि ठीक है, हम भी आम्बी के साथ हैं, आप हमारे प्रदेश को पधारो, हम आपका स्वागत करेंगे। तो जब इन देशद्रोहियों ने स्वागत करने का वचन दे दिया, कहा कि आप आइए, कोई विरोध नहीं होगा, जो विरोध करेगा उसे मिटाने में हम भी आपका साथ देंगे, तो इस बात से सिकंदर बहुत प्रेरित हुआ और आश्वस्त होकर सिकंदर जो है वो आगे की ओर चलना शुरू हो जाता है। यहीं हिंदू कुश वाले इलाके से वो अपनी सेना को दो भागों में बांट देता है। ठीक है, एक का नेतृत्व जो है वो स्वयं करता है। ठीक है, एक जो सेना है उसका नेतृत्व वो स्वयं करता है। ठीक है,
और दूसरे का नेतृत्व जो है वो वो उसके सेनापति करते हैं, ठीक है। और सेनापतियों के नाम क्या है, तो उनके नाम आप याद रखें। दो सेनापति, एक का नाम है हेफेस्तियान, ठीक है, हेफेस्तियान, और दूसरा जो उसका सेना नायक है वो है पेडियस, पेडियस, ठीक है। ये दो मुख्य सेनापति हैं जिनके नेतृत्व में वो अपनी दूसरी सेना को पहुंचाता है ठीक है। एक भाग जो है वो उसका काबुल नदी के किनारे किनारे चलता है, ठीक है, काबुल नदी के किनारे किनारे चलता है, वो खुद लेकर इसको आगे चलता है, ठीक है। और दूसरा भाग जो है वो स्वात नदी घाटी के किनारे किनारे आगे बढ़ता है। ये दोनों ही नदियां आज भी विद्यमान हैं, ठीक है। हालांकि इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछे गए, इसलिए मैंने ज्यादा इसको डिटेल में बताने की कोशिश नहीं की है, पर इतना हमको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। ये दो भाग हुए जिसको एक भाग का नेतृत्व जो है वो स्वयं करता है और दूसरे भाग का नेतृत्व जो है वो हेफेस्तियान और पेडियस नामक दो सेनापति करते हैं। और किन नदियों के किनारे चलते हैं, तो एक है काबुल नदी के किनारे और दूसरी नदी है स्वात नदी के किनारे, ठीक है। तो ये भी हमको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में जब आप ऑब्जेक्टिव वाली एग्जाम देते हो ना, तो वहां पर एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि सिकंदर किस मार्ग से आया था, किस नदी किनारे चला था, वगैरह वगैरह, ठीक है। बहुत लगातार विजय उसके द्वारा की गई। अब ये इसके बीच है ना उसने बहुत सारे छोटे मोटे प्रदेशों को जीता, ठीक है। जैसे जब वो पहुंचा, जैसे थोड़ा सा यहाँ पर आपको वर्णन हम बता देते हैं कि जब वो आगे पहुंचता है तो पहला सैन्य दल का मार्ग जो है वो पहुंचता है गंधार के शासक अष्टक के यहाँ पर। गंधार का शासक होता है अष्टक, ठीक है, इसके पास पहुंचता है। अष्टक ने बहुत भयंकर जो है विरोध किया उसका, और विरोध करने के बाद 30 दिनों तक लगातार युद्ध चला, और इस 30 दिनों के युद्ध में भारतीय राजा मारा जाता है, अष्टक मारा जाता है, और उसका राज्य जो है वह सिकंदर संजय नामक एक शासक बनाया उसने, उसको सौंपकर आगे चला जाता है। इसके बाद वह कपिशा और तक्षशिला के बीच में जो स्वाधीनता प्रिय शासन करने वाले लोग थे, कपिशा और तक्षशिला के बीच, उनको हरा देता है और उनको हराकर अपना राज्य जो है वो बढ़ा लेता है। इसके बाद एरियन जो है वो कहता है कि इस पर्वतीय क्षेत्र में बहुत सारी जातियां रहती, जैसे कि एस्पेशियन, गोरियन, अस्केनिया, ये सारी रहती हैं और बहुत ही कड़ा विरोध करती हैं किसके खिलाफ, सिकंदर के खिलाफ। और इस कड़े प्रतिरोध के बाद सिकंदर जो है वो उन जातियों को बहुत ही आसानी से हरा देता है, और हराने के बाद आगे बढ़ता है। फिर एक जाति आती है जिसका नाम होता है नीसा, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप याद रखेंगे। नीसा नामक एक जनजाति होती है जो उसका विद्रोह नहीं करती है, जो उसका विद्रोह नहीं करती है। क्यों नहीं करती है विद्रोह, तो वो इसलिए नहीं करती क्योंकि वो कहती है कि हम तो यूनानियों के वंशज हैं, बहुत समय पहले आए थे और यहाँ पर बस जाते हैं, तो बहुत आसानी से ये भी इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। फिर इसके बाद वो गौड़ियन प्रदेश को जीतता है, फिर अश्वकों को जीतता है, फिर आगे चलता हुआ वो जो है वजीरा और ओरा जैसे क्षेत्रों को भी जीत लेता है। फिर पुष्कलावती पहुंचता है, वहां पर भी अधिकार रख लेता है। फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए वह सिंधु नदी के किनारे पर पहुंच जाता है, और सिंधु नदी के किनारे पर जब वो पहुंचता है तब समय होता है 326 ईसा पूर्व, ठीक है। और ये जो 326 ईसा पूर्व का बसंत से बसंत पूरा लगभग एक साल उसको हो चुका होता है, ठीक है। इसके बाद वो लगभग इसी समय अब आराम कर लेने के बाद, ठीक है, 1 महीने का सिंधु नदी के किनारे आराम करता है, सिंधु नदी के किनारे पहुंचकर उसके बाद वह आगे बढ़ता है। सिंधु नदी के पार तक्षशिला के शासक आम्बी का शासन था, जो सिंधु और झेलम नदियों के बीच में अवस्थित था। मतलब ये सिंधु नदी हो गई, झेलम हो गई, सिंधु के किनारे सिकंदर आ चुका है, यहाँ पर राज है पूरा आम्बी का, और झेलम के पार किसका राज है, तो वो है पोरस का। तो अब जाहिर सी बात है कि अगला युद्ध होना जरूरी हो गया है, ठीक है। जब वह आम्बी के शासन के राज्य में पहुंचा तो आम्बी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, अपनी जो तलवार है उसे लेकर उसके कदमों में रख दिया कि लो साहब, ये हम अपना आत्मसमर्पण करते हैं। और उसकी राजधानी में सिकंदर का एक भव्य स्वागत किया गया, तक्षशिला में एक बहुत बड़ा दरबार लगाया गया, उस दरबार में आस पड़ोस के राजाओं को बुलाया गया, उनके द्वारा भी आत्मसमर्पण की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया को करवाया गया।
इसके बाद जो आस पड़ोस के छोटे मोटे राजा थे वो तो आए, लेकिन कौन नहीं आया? तो पोरस नहीं आया। कुरु प्रदेश का शासक पोरस नहीं आया, केके प्रदेश का शासक नहीं आया, उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। फिर इसके बाद ये मांग की गई कि जो झेलम और जो चिनाब नदी है, ठीक है, झेलम और चिनाब नदी है, इसके बीच में जो इस पुरु का शासन है, पोरस का शासन है, के नरेश का शासन है, इसको भी बुलाया जाए आत्मसमर्पण के लिए। तो आत्मसमर्पण के लिए पोरस के सामने जो प्रश्न रखे गए या जो शर्तें रखी गई वो उसे अपनी मर्यादा के खिलाफ लगी और वो मना कर देता है और कहता है कि मैं उस यूनान प्रदेश के शासक के दर्शन अब युद्ध प्रदेश में ही करना चाहूंगा। मुझे कोई किसी का भी जो है मतलब आत्मसमर्पण नहीं करना, किसी के सामने मुझे कोई आत्मसमर्पण नहीं करना, मुझे किसी के सामने झुकना नहीं है, किसी के दबाव में नहीं रहना है। मैं अपनी मातृ प्रदेश के लिए जीवित हूँ, इसी ने मुझे जन्म दिया है और इसी के लिए मैं मरना पसंद करूंगा। इसके इतने ओजमय भाषण को सुनकर सिकंदर को ये खुली चुनौती लगी कि भैया इतनी बड़ी चुनौती तो आज तक किसी ने दी नहीं, बहुत बड़ी चुनौती मिलती है उसे। और इस चुनौती के बाद अब वो अगले युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। इस युद्ध को जाना जाता है झेलम के युद्ध के नाम से, या इसे जो है झेलम का पुराना नाम वितस्ता के नाम से भी पुकारा जाता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है पूरे इतिहास में। पोरस और सिकंदर की सेनाएं झेलम नदी के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर आ गई हैं। यहाँ बैठा है सिकंदर, ठीक है, और यहाँ बैठा है पोरस, ठीक है। झेलम नदी के दोनों किनारे पर सिकंदर और पोरस आ चुके हैं। बरसात होती है, बरसात के कारण झेलम नदी में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ आने के बाद इस नदी को सिकंदर के द्वारा पार करना बहुत कठिन होता है। फिर क्या होता है कि दोनों ही पक्ष आराम करते हैं, ठीक है, कि जब ये बाढ़ उतर जाए तो उसके बाद सामने वाला आएगा ही, तब हम उससे लड़ लेंगे। लेकिन होता ही नहीं है। होता क्या है कि सिकंदर एक रात को यहाँ पर नाव का पुल बनाता है और पुल बनाकर सोती हुई पोरस की सेना पर आक्रमण कर देता है। हालांकि पोरस की जो सेना है वो बहुत विशाल थी। एरियन नामक जो लेखक है वो कहता है कि पोरस की सेना में लगभग 200 जो सैनिक हैं, मतलब सॉरी, पोरस की सेना में करीबन 4000 अश्वरोही हैं, ठीक है, 4000 अश्वरोही हैं, ठीक है, घुड़सवार हैं। इसके बाद 300 रथ हैं, 300 रथ हैं। इसके बाद 200 हाथी हैं, 200 हाथी हैं और लगभग 30,000 जो हैं वो पैदल सैनिक है, 30,000 पैदल सैनिक। एक बहुत बड़ी विशाल सेना के साथ वह प्रस्तुत होता है। अब इस युद्ध की शुरुआत कैसे होती है? अब जब सिकंदर आ गया, ठीक है, अब जब सिकंदर आ गया तो सिकंदर ने धोखे से आक्रमण किया, सोती हुई सेना पर आक्रमण किया। भारतीय पक्ष स्तंभित रह गया, भाई ये क्या है, ठीक है। फिर भी हमने जवाब दिया। जवाब क्या दिया कि पोरस ने सबसे पहले अपने पुत्र को भेजा 2000 सैनिकों के साथ कि जाओ और सिकंदर का मस्तक लेकर आओ, लेकिन वो हार जाता है और उसका पुत्र भी मारा जाता है। यूनानी के सामने हम नहीं टिक पाए। क्यों नहीं टिक पाए? तो उसके पीछे बहुत से अपने कारण थे। पहला कारण कि बरसात के कारण भूमि जो है वो दलदली हो गई थी और हमारे पास जो घोड़े थे वो इतने मजबूत नहीं थे या इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो कीचड़ में चल पाए। हाथी लूटने लगे कीचड़ में, जहां जाते वहीं धंस जाते। रथ काम नहीं हो पाए। जो पोरस है उसके पास बहुत बड़ी एक तीर कमान वाली सेना थी, ठीक है, तीर कमान वाली सेना थी। तो ये जो तीर कमान वाली सेना थी ये अपने तीरों को युद्ध के मैदान में गाड़ ही नहीं पाए, मतलब धनुष को गाड़ नहीं पाए। और जब वो धनुष टिके ही नहीं तो उनसे जो तीर चलना चाहिए वो तीर भी नहीं चल पाया। मतलब कुल मिलाकर ये कि ऐसे अनेकों कारण बन गए जिनकी वजह से पोरस की हार हो गई। पोरस जो है इस युद्ध को हार जाता है। हार के बाद पोरस जो है उसे लाया जाता है सिकंदर के सामने। सिकंदर पूछता है भाई मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? तो पोरस कहता है भैया तुम्हें वही करना चाहिए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, मतलब मेरी गर्दन काट दो, ठीक है, ये बात कहता है। अब इस समय होता क्या है
कि सिकंदर उसकी इस वीरतापूर्ण बात से बहुत प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न होने के बाद वह उसका राज्य भी उसको वापस कर देता है और अन्य आसपास के जो जीते गए प्रदेश होते हैं वो भी उसे वापस कर देता है, उसे लौटा देता है। अच्छा, इस बीच एक चीज और होती है। होता क्या है कि जब पोरस को लगता है कि भाई अब हम हार रहे हैं, तो पोरस अपने हाथी को मोड़कर अपने राज्य की तरफ ले जाता है ताकि फिर से शक्ति इकट्ठी करके युद्ध किया जाए। इसी बीच आम्बी जो है, उस आम्बी को पोरस के पास भेजा जाता है कि भैया जाओ और जाकर के आप क्या करो, उसे पटाकर लेकर आओ। ठीक है, लेकिन आम्बी को जैसे पोरस देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद अपना एक भाला उठाकर उसी तरफ फेंकता है, लेकिन वो बच जाता है। ठीक है, वो बच जाता है। और इसके बाद इसी एक घटना के ऊपर एक सिक्का भी हमें मिलता है, जिसके एक तरफ तो हाथी पर सवार जो जो पोरस है वो एक भाला फेंक रहा है भागते हुए आम्बी पर, और पीछे की तरफ जो है वो में जीसस देवता की वेशभूषा को धारण किए हुए सिकंदर को दिखाया जाता है और उसने यूनानी वेशभूषा आदि पहनी हुई है और नीचे की तरफ जो है सिकंदर के कुछ पदनाम वगैरह लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी घटना होती है भारतीय परिदृश्य में, जहां पर झेलम तक का क्षेत्र जो है वो लगभग सिकंदर के क्षेत्र में आ चुका होता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद युद्ध के बाद शांति समझौता हो जाता है। शांति समझौता होने के बाद जो पोरस है उसके राज्य में लगभग 15 राज्यों को मिलाकर और बड़ा राज्य उसे बना दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है सिकंदर अपने युद्ध में जो वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं उन शहीद सैनिकों का अंतिम संस्कार करता है, देवताओं की पूजा करता है। ठीक है, और जो भी दाह संस्कार वगैरह की जितनी भी गतिविधियां यूनानी होती हैं वो सब वो करता है। उसके बाद वो 2 नगरों की स्थापना करता है। पहला नगर होता है निकेया, जिसे वो विजय नगर का नाम देता है, मतलब ये युद्ध के मैदान में ही स्थापित होता है। सिकंदर ने जो युद्ध करे और जो जीत प्राप्त की, उस जीत प्राप्ति के उपलक्ष्य में निकेया नाम पड़ता है। इसके बाद झेलम नदी के दूसरे तट पर यानी उस तरफ एक बहुकेफला नगर की स्थापना की। बहुकेफला जो है वो सिकंदर का प्रिय घोड़ा होता है, जिसके इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त करने के बाद उसी के उपलक्ष्य में ये किया जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज भारत के पक्ष में होती है और बहुत बड़े नगरों की ये स्थापना होती है, छोटे नगर ये नहीं होते हैं। झेलम के युद्ध के बाद भी बहुत सारे युद्ध होते हैं, लेकिन होता क्या है कि आखिरी में जो सिकंदर है उसकी सेना हथियार डाल देती, मना कर देती कि नहीं अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, होता क्या है कि चीनाब नदी से आगे निकलकर वो और छोटे मोटे जितने भी शासक होते हैं उन सबको जीत लेता है, रावी नदी तक आता है, रावी नदी को पार करता है, गणतंत्री जो राज्य हैं उन्हें जीतता है और उनको जीत कर वो आ मिलता है, या उसकी जो सेना है या उसकी जो सीमा है वो आ मिलती है मगध की सीमा तक, मतलब व्यास नदी तक लगभग वो आ चुका होता है और यहाँ तक जो है वो सिकंदर जीत लिया होता है। तो मगध और सिकंदर की जो अब आवश्यक लड़ाई है अब वो दिखाई देने लगती है। तो यहाँ पर अब सिकंदर के जो सैनिक हैं वो हथियार डाल देते हैं। सिकंदर की जो सीमा है वो व्यास नदी तक हो चुकी है, व्यास नदी तक सिकंदर जीत चुका होता है और यही उसके जीत का चरम बिंदु होता है। यहाँ पर उसके जो सैनिक हैं वो हथियार डाल देते हैं, भैया हमें आगे नहीं बढ़ना, आगे बढ़ने से मना कर देते हैं। क्यों मना करते हैं? तो उसके कारण है, पहला कि स्वदेश से निकले बहुत दिन हो गए, बहुत ज्यादा दूर हो गए, उन्हें अपने घर परिवार बच्चों की याद आने लगी। ठीक है, दूसरा कि लगातार युद्ध हुए, लगातार युद्ध के कारण जो बीमार थे वो बीमार अपना इलाज भी नहीं करवा पाए, वो शहीद हो गए, सैनिकों की संख्या आधी रह गई और कई सारे सैनिक जो है वो अपंग हो गए, जिनको देखकर जो साथी सैनिक हैं वो रुदन करते थे, उनका मन रोता था। इसके बाद जो तीसरा मुख्य कारण है वो ये कि अब तो भैया इनकी जो लड़ाई है वो होगी मगध से। ठीक है, और सिकंदर ने जिस इलाके को जीता वो इलाका था व्यास नदी तक का, व्यास के
पूर्व में मगध है और व्यास के पश्चिम में सिकंदर यानी यूनान प्रदेश स्थापित हो चुका है। और मगध के बारे में उन्होंने सुन रखा था कि भाई यहाँ की सेना बहुत बड़ी है, इनके पास बहुत धन है, बहुत सारा बल है और इनसे जीतना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक तो हम छोटे छोटे राज्यों से लड़ रहे थे। अब हमें इन सब राज्यों को मिलाकर एक बड़ा संगठित राज्य से लड़ना है, जो कि संभव नहीं लगता। इसके बाद सिकंदर जो है उसे उसके सैनिक मना कर देते कि नहीं, अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से आगे बढ़ने से मना करने के कारण सिकंदर जो है वो बहुत क्रुद्ध हो जाता है। ठीक है, वो अपने जो उसका जो टेंट है वो वहां चला जाता है और वहां जाकर वो 3 दिन आराम करता है। फिर कहता है चलो ठीक है, अब हम वापस चलते हैं, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हम वापस चलते हैं। वो व्यास नदी के किनारे पर अपनी विजय की सीमा अंकित करता है और वहां पर 12 विशाल जो है वेदियां बनवाता है। कुछ यज्ञ की कुछ ऐसी विशाल वेदियां होती हैं जिनको का निर्माण वो वहां करवाता है, ताकि दुनिया में ये पता चल सके कि सिकंदर यहाँ तक के इलाके को जीतने आया था और इतना इलाका वो जीत गया था। और विधिवत उनकी पूजा भी वो करवाता है। ठीक है, इसके बाद वो पोरस के अधिकार क्षेत्र में झेलम और व्यास नदी के क्षेत्र को भी मिला देता है। मतलब झेलम नदी से लेकर और व्यास नदी तक का जो इलाका है वो पूरा मिल जाता है पोरस को। ठीक है, और उसके बाद सिंधु और झेलम का जो प्रदेश है वो मिल जाता है आम्बी को। ठीक है, सिंधु और झेलम तक का जो क्षेत्र है वो मिलता है आम्बी को। ठीक है, उसके बाद जो कश्मीर का इलाका है वो भी वो मिलता है अभी सार को। कश्मीर का इलाका मिलता है अभी सार को, जो कि दोनों ही एक तरह से सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब वो यहाँ से वापस जाता है तो मालव और शूद्रकों के एक संगठित सेना का भीषण प्रतिरोध उसको देखना पड़ता है, और जिस प्रतिरोध में सिकंदर बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। लेकिन मालव लोग हार जाते हैं, उनके राज्य के नर नारी बच्चे आदि सबको मौत की घाट उतार दिया जाता है और गांव के गांव को आग लगा दी जाती है। उसके बाद जो शूद्रक हुए जिन्होंने इसके ऊपर आक्रमण किया, उनके ऊपर भी जो है भयंकर युद्ध थोप दिया जाता है और उनको भी हथियार डालने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके बाद सिकंदर जब धीरे धीरे व्यास चिनाब नदियों को पार करता हुआ जाता है तो बहुत सारे लोगों ने सीधे सीधे हाथ जोड़कर माफी मांग ली कि साहब हम तो आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। तो वहीं कई लोगों ने भयंकर प्रतिरोध भी किया था। इसके बाद जब वो पाटन पहुंचता है विजय उपलक्ष्य में, तो पाटल पहुंचकर वो अपने राज्य की तरफ वापस पहुंचता है। और इस समय जो तारीख होती है वो होती है 325 ईसा पूर्व की, और सिकंदर पाटल से ही यूनान जाने को प्रेरित हुआ था। हालांकि बहुत सारे जो युद्ध हुए वो सब जानने जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं आते। लेकिन ये 3 चीजें हमारे इंपॉर्टेंट है, ये हमें काम आएगी। कभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि भैया वो किस अंतिम भारतीय प्रदेश से यूनान जाने को प्रस्तुत हुआ, तो पाटल से प्रस्तुत हुआ। ठीक है, वो किस रेगिस्तान से होता हुआ गया, तो वो जेड्रोसिया के रेगिस्तान से होता हुआ पहुंचा था। ठीक है, और यहाँ से होता हुआ वो बेबीलोन पहुंचा, जहां पर 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है और दुनिया को एक ऐसा सम्राट अलविदा कह जाता है जो दुनिया की दिग्विजय की कामना रखता था और एक बहुत बड़े राज्य को वो जीत भी लेता है। लेकिन इसकी मौत के बाद वो कहता है कि भैया जब मैं मर जाऊं तो कृपया कर मेरे हाथों को मेरा जो जनाजा है उसके बाहर रखा जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े देशों को जीता, मैंने बहुत बड़े बड़े राज्यों को निस्तनाबूद कर दिया, मैंने बहुत बड़े बड़े राजाओं को अपने पैरों में लौटने को मजबूर कर दिया। लेकिन मैं अपने लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मेरी जो उपलब्धि है ये क्षणिक है। ठीक है, भंगूर है। ठीक है, मेरे जाने के बाद ये सब समाप्त होने वाला है और होगा भी। तो इसलिए वो अपने जनाजे के टाइम कहता है कि मेरे जो हाथ हैं उन्हें खुला रख दिया जाए और बाहर की तरफ दिखाया जाए लोगों को कि देखो इतना बड़ा सुल्तान हुआ सिकंदर, और यहाँ से वो खाली हाथ जा रहा है। ठीक है, हालांकि यूनान में उसको सिकंदर नहीं कहते, उसको अलेक्जेंडर कहते हैं। होता क्या है कि प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, हम लोग जब सुनते हैं तो हम उसको अलेक्जेंडर को हम क्या बोलते हैं कि सिकंदर, और जब वो कहते हैं तो वो अपने शासक को अलेक्जेंडर कहते हैं। तो ये प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। ठीक है, अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इस आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ। मैं यहाँ पर आपको 30 सेकंड का टाइम देना चाहूंगा, आप खुद भी सोचो कि इस आक्रमण का क्या प्रभाव होता है।
चलिए, तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने कुछ सोचा होगा, है ना। चलो, सबसे पहली बात कि सिकंदर का जो आक्रमण था ये क्षणिक था। ठीक है, क्षणिक मतलब क्या कि ये 326 से 325 ईसा पूर्व, लगभग 2-2.5 साल के बीच ये भारत पर आक्रमण करने आया। अब आप मुझे बताओ कि इतने से कम टाइम में इसके आक्रमण का क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक आंधी आई, पश्चिम से एक आंधी आई और आंधी में हमारे घर, खपरेल, खेत सब उजड़ गए। लेकिन कुछ समय के लिए आंधी चली गई, तो चले जाने के बाद क्या होगा? जब आंधी चली जाएगी तो आंधी के जाने के बाद उन चीजों को वापस से व्यवस्थित कर लिया जाएगा और जो जिंदगी है वो वापस उसी पटरी पर दौड़ने लगेगी जिस पर पहले से वो दौड़ रही थी। तो सिकंदर के आक्रमण का तात्कालीन असर तो रहा, परंतु दूरगामी परिणाम ज्यादा नहीं निकला। तात्कालीन मतलब 1-2 साल के लिए बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ, लेकिन उसके बाद वापस हम उसी पटरी पर आ गए। भारतीय जीवन पहले की तरह ही क्या हो गया? सामान्य हो गया। ठीक है, सामान्य हो गया। लेकिन जो यूरोपीय लोग हैं उनमें एक है जूलियन। ठीक है, जूलियन कहता है कि नहीं 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 नहीं, ये गलत बता रहे हो आप, ऐसा नहीं है। जूलियन कहता है कि सभ्यता का पाठ भारतीयों को सिकंदर ने ही पढ़ाया था, ये बात वो कहता है। और उसके आक्रमण का उद्देश्य जो है वो सभ्यता का प्रचार प्रसार करना था। लेकिन अगर यही चीज थी तो फिर हम सभी को भी तो यूरोपियन या यूनानी ही हो जाना चाहिए था। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो जो विद्वान है वो कहते हैं कि ये सारी चीज जो है ना ये महत्वहीन है, गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सभी विद्वान एक स्वर में इस बात को नकार देते हैं। सिर्फ ये कहते हैं कि वो गांधी की तरह आया और आकर वो चला गया। जैसे एक इतिहासकार है, इनका नाम मैं जरूर कहना चाहूंगा, इनका नाम है विंसेंट स्मिथ। ठीक है, विंसेंट स्मिथ जो है वो कहते हैं कि भारत जो है वो सिकंदर के युद्ध से अपरिवर्तित रहा, कोई बदलाव नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो वही वाली बात है कि भैया आंधी आती है तो उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। फिर आगे कहते हैं कि भाई युद्ध के घाव जो शीघ्र भर जाते हैं जब धीर बैल और उन्हीं के समान धीर किसान, धीर मतलब होता है धीरज रखने वाले किसानों ने अपना परिश्रम प्रारंभ किया तो जो खेत ध्वस्त हो गए वो खेत फिर से लहलहा उठे। लाखों लोग जो युद्ध में मारे गए कुछ समय पश्चात वापस से अन्य रूपों में जीवित हुए और फिर से अपने क्षेत्रों को महान बनाने पर लग गए। इसी के साथ साथ जो हिंदू जैन या बौद्ध ग्रंथ के लोग हैं वो तो इसका वर्णन भी नहीं करते कि इसका कोई युद्ध हुआ। उसका कारण क्या था? तो कारण था व्यास नदी। ठीक है, व्यास नदी के इस तरफ था मगध, जहां पर हिंदू जैन बौद्ध आदि प्रबुद्ध मात्रा में थे। तो व्यास नदी के उस तरफ जो है वो सिकंदर आया था, वहां पर इसकी कोई व्यवस्था इस समय तक नहीं हो पाई थी कि हिंदू जैन या बौद्ध लोग जाकर वहां पूछ कर आए भाई सिकंदर आए थे या नहीं आए थे। जब मगध पर मौर्यों का शासन आया तब जरूर वहां पर कुछ हलचल हुई, ब्राह्मणों की, जैनों की और बुद्धों की। तब तक की चर्चा इनमें नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही हम ये भी कहेंगे कि नहीं कुछ तो परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? तो जो छोटे छोटे भारतीय क्षेत्र थे उन्हें सिकंदर ने एकत्व की भावना से अभिभूत कर दिया। ठीक है, क्योंकि जीतकर एक यूनिट बना दिया। जो पहले छोटे छोटे टुकड़ों में लड़ते थे अब वो एक यूनिट बन गए। ठीक है, यूनिट बन गए तो व्यापार वाणिज्य और राजत्व की जो चीजें वो भी अच्छी हो गई। ठीक है, सिकंदर ने अपने पूरे भारतीय प्रदेश को जिसको जीता था उसको 4 भागों में उसने विभाजित किया। ठीक है, पहला भाग जो था वो था सिंधु नदी के उत्तरी, सिंधु नदी का जो उत्तरी और पश्चिमी इलाका है इसको। ठीक है, इसको उसने जो है वो पहला भाग बनाता है या पहला प्रांत बनाता है, जिसका क्षत्रप वो नियुक्त करता है निकानोर को। याद रखना, निकानोर को पहले प्रांत का प्रमुख बनाता है, निकानोर को। ठीक है, किंतु इसकी हत्या जब हो जाती है तो सिकंदर जो है वो फिलिप को यहाँ का शासक बनाता है। तो पहला उत्तर पश्चिमी सिंधु प्रदेश हो गया। दूसरा जो प्रांत है याद रखिएगा वो है सिंधु और झेलम नदी का, सिंधु और झेलम नदी का प्रांत है।
ठीक है। और इसका जो शासक है वो बनाया गया आम्बी को, तक्षशिला के शासक आम्बी को शासक बना दिया गया। तीसरा जो भाग है वो है झेलम। आपको ये जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। सिंधु आती है, सिंधु के बाद झेलम आती है, ठीक है। फिर झेलम के बाद चिनाब नदी तक का, ठीक है। तो झेलम नदी के जो पूर्वी भाग है, ठीक है, यहाँ पर इसने पूर्वी भाग बताया है। पूर्वी भाग जो है झेलम नदी का जो पूर्वी भाग है, जिसका विस्तार जो है व्यास नदी तक होता है, ठीक है। ये पूरा भाग जो है किसको दे दिया गया, ये दे दिया गया पोरस को, जो यहीं का शासक था उसे दे दिया गया। और जो चौथा भाग है उसमें सिंधु नदी का जो निचला इलाका है, निचला मतलब जैसे सिंधु नदी बह रही है, तो सिंधु नदी जहां बह रही है कराची और ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ये वाला, ठीक है। ये सिंधु से आप गए तो सिंधु से कहां जाओगे, झेलम तक जाओगे। झेलम से आप कहां जाओगे, तो आप जाओगे ब्यास नदी तक, ठीक है। तो सिंधु, झेलम, व्यास, चिनाब, ठीक है, यहाँ तक का जो पूरा इलाका है, ये तो 3 राज्यों में बांट दिया। और चौथा राज्य बना दिया सिंधु का दक्षिणी भाग, जिसका प्रमुख जो है वो बनाया गया पिथौन को। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। पिथौन को यहाँ का गवर्नर बनाता है। तो 4 गवर्नर हो गए। कौन कौन से, पहले निकानोर बना, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद फिलिप बनता है। इसके बाद झेलम और सिंधु का जो भाग है वो मिलता है आम्बी को। झेलम और पूर्वी व्यास तक का जो भाग है ये मिलता है पोरस को। और इसके बाद सिंधु नदी का निचला भाग जो है वो मिलता है पिथौन को, जो उसी का एक गवर्नर यहाँ का होता है, ठीक है। तो ये इतने बड़े भाग में 4 प्रांतों का गठन, ये राजनीतिक दृष्टि से भी कुछ बदलाव है। इसे आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो अब आप देख रहे होंगे कि कुछ तो बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन बदलावों में सबसे बड़ा जो बदलाव है वो है पश्चिम के साथ हमारे व्यापारियों का मिलन, ठीक है। इस क्योंकि इसके वजह से जो यूनान है, ठीक है, यूनान है, वहां तक हमारी सीधी पहुंच बन गई है। हम सड़क मार्ग से, हम जल मार्ग से सीधे कहां पहुंच सकते हैं, यूनान पहुंच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है कि यूनान का उपनिवेश कौन हो गया है, तो वो हो गया पश्चिमी भारत। जब चंद्रगुप्त मौर्य आकर के इन इलाकों को जीतेगा तब ये भारत के हिस्से हो जाएंगे। लेकिन अभी यूनान के उपनिवेश कौन है, तो पश्चिमी भारतीय प्रदेश हो गया। व्यापारी यहाँ से निकलकर उन क्षेत्रों में जाकर अपने सामान को बेचते, वहां की अच्छी अच्छी चीजों को लेकर आते और यहाँ पर उनका सामान बेचते। इस युद्ध की वजह से जो भौगोलिक ज्ञान है वो लोगों का और विस्तृत हो गया, जिसकी वजह से व्यापार को बढ़ाने में योगदान मिल पाया। इसी के साथ साथ जो यूनानी मुद्रा होती थी, उस मुद्रा का चलन भी भारत में होने लगा। अब भारतीय लोग भी मुद्रा निर्माण की कला को समझ पाए कि मुद्रा कैसे बनती है, कैसे चलती है। यूनानियों से ही हमने सीखा था। इसी के साथ साथ हमने जो है क्या सीखा, हमने सीखा शासन पद्धति को, ठीक है। यूनानी पद्धति से भारतीय शासन पद्धति जो है वो प्रभावित होती है। जो मौर्य लोग थे, इन्होंने सीधे सीधे इनकी जो संस्कृति है उसको अपनाया, जैसे कि क्षत्रप प्रणाली, ठीक है। क्षत्रप प्रणाली हमने कहां से सीखी, तो वो यूनान से ही हमने सीखी थी। इसके बाद हमने यूनान से ज्योतिष का ज्ञान सीखा, क्योंकि देखो जब अब हम उनके सीधे सीधे संपर्क में आ गए हैं, तो हम उनके जब संपर्क में आ गए, जब यहाँ का शासक हमारे यहाँ राज करने लगा तो हमें वहां जाने की इजाजत होने लगी, उनको यहाँ आने की इजाजत होने लगी। तो हम अपने ज्ञान का क्या करने लगे, आपस में प्रचार प्रसार करने लगे। इसी के साथ साथ जो दार्शनिक विचार हैं इनका भी आदान प्रदान होने लगा। दोनों ही देशों की जो संस्कृति है उसको महान बनाने में दार्शनिकों का एक बहुत बड़ा योगदान माना गया। कहा जाता है कि जो पाइथागोरस थे उन पर भारतीय दर्शन का प्रभाव स्पष्ट था। वे कई भारतीय इलाकों में घूमकर भी गए थे, ठीक है। और तो और सिकंदर के आक्रमण के साथ साथ यूरोपियन लोगों को भारतीय लोगों के बारे में और भी अधिक जानकारी हासिल होती है। ये इस आक्रमण का प्रभाव है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, फिर भी भारतीय संस्कृति के जो मूल तत्व हैं वे अपरिवर्तित ही रहे, और ये बात बिल्कुल सही है। देखो होता क्या है कि जब पानी होता है ना, पानी में हम क्या मिला देते हैं, नमक को मिला देते हैं, तो नमक का स्वाद बदल जाता है, मतलब पानी का स्वाद बदल जाता है, लेकिन पानी की जो भौतिक अवस्था है वो थोड़ी बदलती है। ऐसी चीज भारतीयों के साथ भी हुई
कि इनका आक्रमण हुआ, उनसे हमने व्यापार, वाणिज्य, मुद्रा प्रणाली, शासन प्रणाली, दार्शनिक विचार आदि सब सीखे और सिखाए, लेकिन जो मूल तत्व थे वो न बदले न बदलाए। ठीक है, तो ये आक्रमण का मूल प्रभाव है, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, आखिरी में मैं आपको एक अर्नाल्ड, अंग्रेजी इतिहासकार हुए हैं, अंग्रेजी कवि हुए सॉरी, अर्नाल्ड, इनकी एक बात आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, अर्नाल्ड जो है ये इनकी एक बात बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि पूर्व मतलब भारत, झंझा मतलब विदेशी आक्रमण के सामने धीर गंभीर घृणा के साथ नतमस्तक हुआ। सुनिएगा फिर से, पूर्व यानी भारत, झंझा मतलब विदेशी आक्रमण के सामने धीर गंभीर घृणा के साथ नतमस्तक हुआ। सेना के गर्जन के निकल जाने के बाद भारत पुनः विचार सागर में निमग्न हुआ। ठीक है, तो ये इस बात को बताता है कि हाँ आक्रमण हुआ, कुछ बदलाव आए, लेकिन वे बदलाव इतने बड़े नहीं हुए कि हम कह दें कि बहुत कुछ बदल गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक, जिसमें हमने देखा सिकंदर का अभियान, सिकंदर जो है वो कितने बड़े इलाके को हमारे यहाँ से जीत कर गया था। हम जानेंगे अगला जो शासक आ रहा है उसके बारे में, बहुत ही फैंसी शासक है, मौर्य शासक। ठीक है, जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य भी सिकंदर से मिला था, कब मिला था, कहाँ मिला था और कैसे मिला था, जानेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, चलिए अगर आपको हमारी वीडियोस की सीरीज अच्छी लगती है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पर, और अपने वीडियोस को आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आपने परचेस किया हुआ है तो प्लीज अपने दोस्तों को भी आप बताइए कि हाँ कुछ क्वालिटीफुल आपको मिल रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।